कशिर पॉइंट वनान कि इत पॉइंट हवा छुना पोश थरन पान सहित अनान द सेम वे ललित आदित्य एंड द जयापीड़ा ब्रॉड स्कॉलर्स टू कश्मीर। जब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें इस बात को लेके अभी सबस्टेंशिएट नहीं हुए कि नाग थे या नहीं थे, तो उसको लेके कुछ लोग स्कॉलर कहते हैं कि नाग ट्रेडिशन कश्मीर में था नहीं, लेकिन फिर नाग्स पे डिबेट है कि नागबद यहाँ पे था या नहीं था, क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज जो हमारे पास है दे आर रेप्लेट विद द एविडेंसेस कि कश्मीरीज वे आर द फॉलोअर्स ऑफ द नाग ट्रेडिशन, ठीक है। लेकिन अभी तक हमें उतने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इसके मुतालिक मिले नहीं है। ये मजहंतिका या मध्य दिना दो नाम इनके बताए जाते, कश्मीर आए, इनका सबसे पहले यहाँ पे संवाद हुआ नागों के साथ, और नागों का जो लीडर था अरावाल उसका नाम था, तो उनके साथ डिबेट हुआ एंड ही डिफीटेड देम एंड ऑल द नागास दे एक्सेप्टेड द बुद्धिज्म। कहा जाता है the first source which tells us that the fourth Buddhist council which was been convened by the Kanishk was in Kashmir only। कुछ स्कॉलर्स ये भी लिखते हैं जो इंडिया में कुशान टाइम्स में महायान बुद्धिज्म आया वो एक्चुअली कश्मीर से ही उठा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के द्वारा, लेकिन उस पे अभी हमारे पास उतने सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, हम पूरा श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। स्टिल गो behind the SSM college there is a site you will find the tallest three structures, that's a Vihar, Chaitya and Stoop which are Buddhism। Lalit Aditya despite being the follower of the Pancharatra Vaishnavism, सबसे ज्यादा टेम्पल जो इसने 18 टेम्पल एक जगह बनाए वो सारे शैविज्म के थे। कौन से? नारा नाग वाले। असी ٲسۍ تہٕ أسی آسہٕ أسی دور کٔرۍ پتہٕ وتھ। कश्मीर लाइफ स्टूडियो में आपका खुशामदीद। मैं हूं मसूद हुसैन। कश्मीर लाइफ स्टूडियो से जो हिस्ट्री टॉक्स की सीरीज जारी है उसकी एक और कड़ी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे एक कश्मीर के एक बहुत बड़ा अरसा रहा है, बहुत बड़ा दौर रहा है, और उस दौर को जो डोमिनेट फिलॉसफी कर रही थी वो कश्मीर शैविज्म की थी। तो इस सिलसिले में आज हमने दावत दी है एक जवान मुसन्निफ को, रिसर्चर को, स्कॉलर को, डॉक्टर हारून रशीद। ये JNU में पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं और इनका शुरू से ही सब्जेक्ट कश्मीर शैविज्म ही रहा है। डॉक्टर साहब आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के शो में। थैंक यू सो मच सर मुझे इन्विटेशन देने के लिए। तो शुरुआत इस बात से करेंगे कि हम जो मतलब हमें पता नहीं कि हिस्ट्री लिखने से पहले कब तक कायनात या ज़मीन पर हिस्ट्री लिख रही थी, पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं एक ज़माना था कि जो इनिशियली यहाँ लोग नाग रहते थे, एनिमिस्ट्स थे, पुरस्तिश करते थे मुख्तलिफ़ चीज़ों की। फिर कहा जाता है कि बुद्धिज़्म आ गया और उसके बाद ब्राह्मणिज़्म आ गया, शैविज़्म जिसको हम कहते हैं, और कश्मीर भी बड़े तीसमार खान हैं, उन्होंने शैविज़्म में भी ऐसे इंटरवेंशंस किए कि एक अपना शैविज़्म बना लिया। कहानी क्या है? थैंक यू सर। देखिए सर, जब हम कश्मीर के सोशल कल्चर हिस्ट्री पे बात करते हैं या रिलीजियस हिस्ट्री पे बात करते हैं तो ये एक बहुत ही नुआंस्ड और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी है, क्योंकि इस हिस्ट्री को लेके स्पेशली अर्ली कश्मीर हम जिसको कहते हैं, तो अर्ली कश्मीर आई मीन बोथ एंशिएंट एज वेल एज द अर्ली मिडिवल पीरियड। इसमें काफ़ी सारी डिबेट्स चीज़ों को लेके काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन अब तक का जो रिसर्च है जो लोगों ने किया है, चाहे वो मटेरियल पर्सपेक्टिव से हो चाहे वो लिटरेरी ट्रेडिशन से लोगों ने देखा हो चीज़ों को, तो उसके पर्सपेक्टिव से मैं आपके सामने कुछ चंद चीज़ें रखना चाहता हूँ। देखिए सर, जब हम नाग मत की बात करते हैं या नाग ट्रेडिशन की बात करते हैं तो हमारे पास इसके मुतालिक जो प्राइमरी सोर्सेज है, सबसे पहले हमारे पास इसकी रेफरेंस जो एक्सटेंसिवली देती है वो है 7th century AD की नीलमत पुराण। तो नीलमत पुराण इज एक्चुअली एन एनोनिमस संस्कृत टेक्स्ट which is about the social cultural landscape of the early Kashmir. It talks about the religions, it talks about sometimes rituals, festivals, or also of the importance of what that text called as a sacred geography of Kashmir. इसी तरीके से जब हम दूसरे टेक्स्ट की बात करते हैं तो ह्यून सांग की
हमें जो टेक्स्ट है सीयू की, वो भी हमें नाग के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे महावंश आपने सुना होगा, ये श्रीलंका का एक क्रॉनिकल है वो। इसी तरीके से मूल सर्वस्थवाद विनाय, एक विनाय है चाइनीज बुद्धिज्म का, तो वो हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। देखिए, जब हम नागमत को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, नाग का जो लफ्ज है ये दोनों 3 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है कश्मीर में। पहला सरपेंट्स के लिए, जिनको अक्सर हमारे फोक ट्रेडिशन में कहते ये इच्छाधारी नाग थे, जो इंसानों का रूप भी धारण करते थे। अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा कि नाग जो है इंसानों का रूप धारण करते हैं। तो पहला जो नाग का जो लफ्ज है ये उनके लिए इस्तेमाल होता है, जो यहाँ पे सरपेंट डीटीज थी, ठीक है। उसके बाद हमारा फोक कहता है कि सरपेंट डीटीज जो थे स्प्रिंग्स में रहते थे, जिनको हम कश्मीरी में नाग कहते हैं, तो उसके लिए भी ये नाग टर्म इस्तेमाल होती थी। तीसरी, वो लोग जिन इन सरपेंट्स की पूजा करते थे, जो कहां पे रहते थे, स्प्रिंग्स में, उन लोगों को भी हम नाग्स कहते हैं। जैसे शिव जी की पूजा करने वालों को हम शेवाइट्स कहते हैं और शैव कहते हैं। इसी तरीके से नाग जो यहाँ पे सरपेंट्स थे, उनकी पूजा करने वालों को भी नाग ही कहते थे एज ए ट्राइब। अब जो ये सरपेंट्स या वर्शिप जो कश्मीर में थी, हमें कहा जाता है नीलमुत पुराण के द्वारा या बाकी सोर्सेस के द्वारा, ये सबसे प्राचीन रिलीजियस बिलीफ था, रिलीजियस फेथ थी कश्मीरियों की, ठीक है। ये सरपेंट्स की पूजा करते थे, ये नागों की पूजा करते थे, जो नाग जो हमारे यहाँ स्प्रिंग्स में रहते थे, और जो लोग उसकी पूजा करते थे वो भी नाग्स थे। इसमें हमें सबसे फेमस हमारे जो फोकलोर में जो आता है वो हिमाल नागराय की स्टोरी। तो नागराय कौन था? ही वॉज अ किंग ऑफ द नागास। और हिमाल कौन थी? ये एक ब्राह्मणिकल फैमिली से, एक ब्राह्मण की लड़की थी, ठीक है। तो वो स्टोरी हमारी बड़ी पॉपुलर है, जो वो रिसेंट कंस्ट्रक्ट है। हाँ, कुछ लोगों ने तो उसको तो लिटरेरी प्रोडक्शन में तो अभी उसको रिसेंट लाया हुआ है, लेकिन फोकलोर में बहुत पहले से ही चल रही थी, ठीक है। फोकलोर में पहले से चल रही है। लेकिन फिर नाग्स पे डिबेट है कि नागबद यहां पे था या नहीं था, क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज जो हमारे पास है, दे आर रेप्लेट विद द एविडेंसेस कि कश्मीरीज वी आर द फॉलोअर्स ऑफ द नाग ट्रेडिशन, ठीक है। लेकिन अभी तक हमें उतने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इसके मुतालिक मिले नहीं है, क्योंकि जब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें इस बात को लेकर अभी सबस्टेंशिएट नहीं हुए कि नाग थे या नहीं थे, तो उसको लेके कुछ लोग स्कॉलर कहते हैं कि नाग ट्रेडिशन कश्मीर में था नहीं। लेकिन उसमें हमें एक चीज का ये भी ध्यान रखना चाहिए सर, कि अभी जब हम आर्कियोलॉजी में एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन की बात करते हैं, तो एक्सप्लोरेशन का सिंपल लफ्जों में मैं समझा देता हूं कि ऊपर ऊपर से चीजों को देखना। एक्सकेवेशन में पूरा डिग आउट आपको करना है। लेकिन सबसे बड़ा लिमिटेशन हमारे इसमें यह है कि अभी कितना एक्सकेवेशन हुआ ही है कश्मीर में, कुछ चीजें बहुत कम होगा। तो अगर अभी तक हमें नागों के बारे में मटेरियल कल्चर में एविडेंस नहीं मिला, लेकिन अभी अगर आगे और एक्सकेवेशन होगी, क्या पता लोग जो है आर्कियोलॉजिस्ट इन जो नाग्स के मटेरियल कल्चर को आगे लाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात यह है कि जब हम कहते हैं कि किसी भी रीजन को, जब हम उसको कनेक्टेड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो हम कहते हैं रीजन जो है वो इंसुलैरिटी में, आइसोलेशन में उभर के नहीं आते, बल्कि बाकी एरियाज का भी इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन जब इस समय की नागमत की बात करते थे, तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में नागमत था। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि कश्मीर में नागमत नहीं होगा? तो वी हैव टू वेट फॉर द मोर एक्सकेवेशन सो दैट कुछ हमें एविडेंसेस मिली। तो ये सबसे अर्लीस्ट बिलीफ था कश्मीरियों का। उसके बाद कहा जाता है कि 3rd सेंचुरी बीसी में, या इवन हल्का सा उससे पहले, क्योंकि 3rd सेंचुरी बीसी में अशोक ने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल किया एस्टैब्लिश पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में उसने बिहार में किया। तो उसके सबसे जो हेड थे, चेयरमैन, उनको कहते थे मुगाली, और सब कुछ कहते हैं उनका नाम था तिसा, हु वाज अ चेयरमैन। तो उन्होंने यहाँ पे 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद जो पाटलिपुत्र में हुआ, आपने एक बुद्धिस्ट सेज को भेजा जिनका नाम था मझंतिका, ठीक है। वो कश्मीर आए, तो उससे क्या हुआ कि, लेकिन हमें कुछ सोर्स ये, जब वो यहाँ पे आए बुद्धिज्म को लेके, यहाँ पे ऑलरेडी बुद्धिस्ट मौजूद थे, यहाँ पे बुद्धिस्ट ऑलरेडी मौजूद थे। तो कालान के हिसाब से हमें 3rd सेंचुरी बीसी में बुद्धिज्म के रेफरेंस यहाँ पे मिलते हैं। तो लोगों ने यहाँ पे नागमत के बाद बुद्धिज्म को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा सर, चाहे वो साउथ एशिया की बात हो या कश्मीर की बात हो, हर रिलीजन की जो मूवमेंट चली है, उन्होंने लोकल कल्ट्स को एजेमिलेट किया हुआ है। जैसे हम देखते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नागों को जो है बुद्धिज्म में अकोमोडेट किया गया। जैसे जाटक्स जो स्टोरीज है बुद्धिज्म में, दे टॉक अबाउट द प्रीवियस लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा। दे डू रेफर बुद्धा एज अ गुड नागा इन सम प्रीवियस बर्थ्स,
तो हमें रेफरेंसेस ये मिलते हैं, एक पर्टिकुलर रेफरेंस हमारी यहाँ मिलती है, मूल सर्वस्ववाद विनय कहती है कि जब ये मध्यंतिका या मध्य दिना, दो नाम इनके बताए जाते, कश्मीर आए, इनका सबसे पहले यहाँ पे संवाद हुआ नागों के साथ, और नागों का जो लीडर था अरावाल उसका नाम था, तो उनके साथ डिबेट हुआ एंड ही डिफीटेड देम एंड ऑल द नागास दे एक्सेप्टेड द बुद्धिज्म। तो यहाँ पे अब बुद्धिज्म का फेथ जो है 3rd सेंचुरी या उससे पहले से होना स्टार्ट, 2nd 3rd से स्टार्ट हो गया। लेकिन अब जो ये कश्मीरी लोग थे ये बुद्धिज्म के खाली रिसेप्शनिस्ट नहीं थे, क्योंकि जो वर्जन बुद्धिज्म का अशोक के द्वारा यहाँ आया या उससे पहले जो यहाँ पे था वो था हीनयान। लेकिन आजकल के एकेडमिक डिस्कोर्स में हीनयान लफ्ज इस्तेमाल करने में काफी पाबंदी है, क्योंकि हीनयान का जो लफ्ज है ये इनको महायान वालों ने दिया है, क्योंकि बुद्धिज्म के 2 मेजर स्कूल से इनिशियली, हीनयान एंड महायान। महायान वाले अपने आप को बोलते थे हमारा स्कूल जो है महायान है, ग्रेट स्कूल है, और हमारे जो बाकी अपोनेंट्स वो हीनयान है, लेसर स्कूल है। लेकिन द बेटर टर्म टू यूज फॉर द हीनयान स्कूल इज द थीरवाद बुद्धिज्म। सो बुद्धिज्म का सबसे पहले वर्जन जो यहाँ पे आया था वो था थीरवाद, जो सब कॉन्टिनेंट में था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम, जब कुशान्स ने रूल किए इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, और स्पेशली कश्मीर हैज बीन ए वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द कुशान्स। हमें रेफरेंस मिलती है कैसे हुश्क, जुश्क, कनिष्क ने यहाँ पे 3 सिटीज बनाई हैं, उश्करा, जुकोरा एंड जो बाकी उसने तीसरी बनाई थी। तो उस पीरियड में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि 4th Buddhist Council was being convened by this Kanishk. It was around 1st 2nd century AD में, जब इसने 4th Buddhist Council बुलाया, क्योंकि इस टाइम बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप में काफी कंटेस्टेशन चल रही थी और स्क्रिप्चर्स पे कोई पूरा कॉन्सेंसस नहीं था। तो कनिष्क ने कहा कि मैं एक बुद्धिस्ट काउंसिल को बुलाता हूं, सबसे एंटीवर ये रहेगा हम थोड़ा इसको जो स्कॉलरली कंटेस्टेशंस है आपस में इनको खत्म करेंगे, कहीं एक बात पे सबको लाएंगे, और जो हमारे स्क्रिप्चर्स अनऑर्गेनाइज्ड है उनको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो देन इसने 1st 2nd सेंचुरी एडी में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल एस्टैब्लिश किया। लेकिन कहा जाता है द फर्स्ट सोर्स which tells us that the 4th Buddhist Council, which was been convened by the Kanishk, was in Kashmir only. और वो कौन सा सोर्स हमें बताता है? वो 7th सेंचुरी एडी ह्यून सांग की किताब ही हमें बताती है, CUK के, वो जो है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कश्मीर में हुआ। लेकिन वी डोंट नो द एग्जैक्ट प्लेस, कुछ कहते हैं पुष्कर में हुआ, कुछ कहते हैं कुंडलवन में हुआ, कुछ बाकी जगहों पे कहते हैं। लेकिन जब ये बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया गया, बहुत सारी क्वालिफिकेशंस के बाद स्कॉलर्स को यहाँ पे लाया। ह्यून सांग टेल्स अस कि कौन सी क्वालिफिकेशन थी इनको लाने के लिए यहाँ पे। लेकिन इस काउंसिल में वो कॉन्सेंसस नहीं बन पाई स्कॉलर्स में, जो रिकॉन्साइल करना था वो नहीं हो पाया, बल्कि इस काउंसिल में एक पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को ज्यादा सपोर्ट मिला, ज्यादा बात रखने का मौका मिला और बाकी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन से, और वही फिर स्कूल जो है इन द फॉर्म ऑफ महायान बुद्धिज्म उभर के आया। कुछ स्कॉलर्स ये भी लिखते हैं जो इंडिया में कुशान टाइम्स में महायान बुद्धिज्म आया वो एक्चुअली कश्मीर से ही उठा 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के द्वारा, लेकिन उस पे अभी हमारे पास उतने सोर्सेस अवेलेबल नहीं है, हम पूरा श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। तो कश्मीरीज ने इस पे बुद्धिज्म पे काम किया। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ द टाइम 1st 2nd सेंचुरी से लेके 5th 6th सेंचुरी तक बुद्धिस्ट, ये जो कश्मीरीज थे, they not only learned the theology and philosophy of the Buddhism, but they became so experts and acquainted with this thought that we have a references, we have a research done by the people that 2nd century AD से लेके 6th century AD तक जितना पूरा इंडिया से मिशनरीज गए, बुद्धिस्ट मिशनरीज बाहर के मुल्कों में बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, उतना अकेले कश्मीर के लोग स्कॉलर्स यहाँ से गए। और इट वाज अ कश्मीरी स्कॉलर्स हु टुक दिस बुद्धिज्म टू द तिब्बत। और तिब्बत का जो ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ वो कश्मीर की वजह से हुआ, और चाइना चले गए। सबसे बड़े स्कॉलर इस टाइम पीरियड में थे कुमार जी, जो चाइना चले गए, बाकी चीजें में चले गए। लेकिन उसके बाद जब हम इसमें एक चीज मैं यहाँ एक आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, वो जो महावंसा में 3री बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का तज़किरा है जो पाटलिपुत्र में हुई, उसमें कश्मीरी बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने शिरकत की। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका मतलब है कि जो पॉपुलर नैरेटिव है कि अशोका ने बुद्धिज्म यहाँ लाया, उससे पहले आया था। और अगर हम वो देखें तो उसमें ठीक ठाक फर्क है। बिल्कुल, मतलब ये कम से कम 100-150 साल से ज्यादा फर्क है।
तो उसका मतलब है कि बुद्धिज्म अशोका से पहले कश्मीर में आया था। बस मैं इतना ही कहना इस पे एक्चुअली अच्छी किताब जो रिसर्च की है वो है अद्वैतवादिनी कोल जी की, बुद्धिस्ट सावंट्स ऑफ कश्मीर। वो क्लियरली लिखती है कि बुद्धिज्म अशोक के पहले यहाँ पे था। एग्जैक्टली। तो लेकिन फिर 5th सेंचुरी में क्या हुआ सर? अच्छा, इस टाइम पीरियड में एक और डिबेट है, जब 3rd सेंचुरी बीसी में बुद्धिज्म आया, कल्हन लिखता है कि शैविज्म भी इसी पीरियड में यहाँ पे था। अच्छा, हाँ, 3rd सेंचुरी बीसी में। लेकिन वो कौन सा प्रकार का शैविज्म था उसके बारे में हमें पूरा पता नहीं मिलता है, क्योंकि जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शैविज्म हमें सब कॉन्टिनेंट में मिलता है उसको हम पाशुपत शैविज्म कहते हैं। पाशुपत। तो पाशुपत मीन्स द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। पाशु मीन्स एनिमल एंड द पति मीन्स लॉर्ड। तो ये एक्चुअली वही पाशुपत शैविज्म है जिसके बारे में हमें पीजी मार्शल बात कर रहा है। वो मोहनजोदारो की सील जो मिली उनको, जहां पे एक उनको योगा पोस्चर में एक मिले गॉड, he was being surrounded by the 4 animals, so that seal has been interpreted by PG Marshall in his book as a पाशुपति seal। अब ये पाशुपति लोग थे कौन? तो somehow they were similar to nowadays that are the अघोरीज। इनकी जटाएं हुआ करती थी, ये मालाएं पहनते थे और पूरी बॉडी पे ये एशेस लगाते थे, जिसको कश्मीरी में हम सूर कहते हैं। तो ये पाशुपत शैविज्म था। फिर उसके बाद लेकिन इस पे डिबेट है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं, जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था या जो शैविज्म था ये तो 5th-6th सेंचुरी में कश्मीर में आया, लेकिन ये अभी डिबेटेबल है, इस पे हमें पूरा ये पता नहीं है। हालांकि एक स्कॉलर को मैंने पढ़ा है जो मैं आपको रेफर करना चाहता हूँ, ऑक्सफोर्ड के एक बहुत बड़े इंडोलॉजिस्ट है, उनका नाम है एलेक्सिस सैंडरसन। एलेक्सिस सैंडरसन का एक पेपर है रिलीजियस चेंज इन कश्मीर, ठीक है, ही इज अथॉरिटी ऑन कश्मीर शैविज्म। तो रिलीजियस चेंज में वो कहते हैं कि जब हम ब्राह्मणिकल रिलीजन की बात करते हैं तो 5th-6th सेंचुरी एडी से पहले उसकी रेफरेंसेस मिलती नहीं है, लेकिन इस पे काफी रिसर्च करने की जरूरत है। अभी पूरा हमारे पास एविडेंस उभर के नहीं आए हैं, तो वो रिसर्च करने की जरूरत है। तो लेकिन उसके बाद जब बुद्धिज्म 5th-6th सेंचुरी में क्या हुआ, 5th-6th सेंचुरी एडी से बुद्धिज्म का डिक्लाइन हुआ स्टार्ट हो गया, क्योंकि तब जाके क्या हुआ 5th-6th सेंचुरी में जब हंस यहाँ पे आए, हुन्स या हंस उनको हम कहते हैं, वो यहाँ से आए नॉर्थ इंडिया से। जैसे हम तोरमान की बात करते हैं, मेहरकुल की बात करते हैं, मेहरकुल की बात मैं पूछना चाहता था कि मेहरकुल का क्या रोल है? हाँ, देखिए मेहरकुल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या, जो हमें कल्हन भी बताता है और बाकी सोर्सेज भी हमें बताते हैं। जब मेहरकुल यहाँ पे आया, मेहरकुल खुद शेवाइट था। अच्छा। लेकिन ये वैदिक पौराणिक शैविज्म को फॉलो करता था। देखिए, एक है पाशुपत शैविज्म, ये एक वर्जन था शैविज्म का, ठीक है, लेकिन एक है वैदिक पौराणिक शैविज्म, वो शैव संप्रदाय, वो शैव ट्रेडिशन जो वेद और पुराण को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे अक्सर आप जब मंदिरों में जाते हो, आप एक शिव जी की मूर्ति देखते हो, शिव जी के गले में एक सांप होगा वसुकी, उनकी जटा होगी, उनका थ्रोट जो है नीला होगा, ठीक, ब्लू होगा। तो वो जो वर्जन ऑफ शैविज्म उसको हम वैदिक पौराणिक शैविज्म कहते हैं, बिकॉज इट इज अ वैदिक पौराणिक शैविज्म विच कंसेप्चुअलाइजेस गॉड और शिवा इन द फॉर्म ऑफ दैट वेरी आइडल। हमें कहा जाता है कि जो 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी में शैविज्म यहाँ पे था, जो मेहरकुल के द्वारा आया, वो वही वैदिक पौराणिक शैविज्म था। कल्हन हमें कहता है जब मेहरकुल यहाँ पे आया, सो व्हाट ही डिड, यहाँ पे तो कुछ कहते हैं कि ब्राह्मण्स पहले से मौजूद थे, लेकिन उसको उनके साथ ज्यादा बनी नहीं। व्हाट ही डिड, ही ब्रॉट ब्राह्मण्स फ्रॉम गंधार, क्योंकि बहुत टाइम पीरियड तक कश्मीर पार्ट ऑफ गंधार रहा है ना। तो कल्हन कहता है कि इसने वहां से ब्राह्मण्स कहां से लाए, गंधार से, उनको यहां लाए और यहाँ पे शैविज्म की अच्छे से स्थापना की, या उसको पूरा कंसोलिडेट किया 5th-6th सेंचुरी एडी में। और कुछ स्कॉलर्स ये भी लिखते हैं कि पूरे जो इंडिया में जो रिसर्च हुआ इस पे कि काफी जो है बुद्धिस्ट को डिफीट करने में मेहरकुल का बहुत ज्यादा रोल था। कल्हन तो मतलब पानी पी पी के गालियां देता है उसको, मेहरकुल को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ही रेफर्स हिम एज समटाइम्स एज अ मैड किंग, मेहरकुल को। तो बिकॉज ही वाज बिट वायलेंट या वगैरह वगैरह जो चीजें उसके साथ हुई थी, तो वो भी देखने की काफी जरूरत है। तो 5वीं 6ठी शताब्दी में यहाँ पे शैविज्म आता है। इसी तरीके से 6ठी 7वीं शताब्दी में कुछ स्कॉलर्स लिखते हैं कि अब वैष्णविज्म का यहाँ प्रवेश हो गया 5th-6th इसी टाइम में 6th-7th सेंचुरी में। अब जब वैष्णविज्म यहाँ पे आया तो प्रवरसेन के टाइम पीरियड में आया। ये हंस के बाद एक रूलर आया प्रवरसेन, हाँ, तो उसके टाइम पीरियड में वैष्णविज्म यहाँ पे आया। लेकिन जब हम उस चीज को देखते हैं, वो भी वही वैदिक पौराणिक वैष्णविज्म था, जो विष्णु जी को आइडल फॉर्म में मानते हैं, जो वेद और पुराण को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम आगे चलते 7वीं शताब्दी में या
हाँ 7वीं शताब्दी में। तो 7वीं शताब्दी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है कश्मीर को लेके। ये खाली पहले कश्मीर में नहीं होता बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता है। वो क्या होता है, 6th सेंचुरी इज अ दैट पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री जब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिसेंट्रलाइजेशन थी, क्योंकि गुप्ता 550 के बाद डिक्लाइन हो गए। तो 6th सेंचुरी एडी जो थी ये वो टाइम पीरियड था जब पूरे सब कॉन्टिनेंट में डिसेंट्रलाइजेशन हुई। अब जब डिसेंट्रलाइजेशन हुई तो वहां पे रीजनलाइजेशन ऑफ पावर्स हुआ। इसी टाइम पीरियड में हमारे जो है राजपूत का क्लान आया, जैसे तोमार्स दिल्ली में आ गए राजपूत, चौहान जो है अजमेर में आ गए, चांडेला जो है जिजू का बुक्ति में आ गए, बंगाल में पाल गोड और सेन आ गए, या बाकी जगहों पे बाकी डायनास्टी। तो कश्मीर में भी एक डायनास्टी आई जिनको हम कारकोटास कहते हैं। और कारकोटा का जो रूल है 621 या 625 के दरमियान ये फाउंड होता है, और उनके रूल का नाम होता है दुर्लभवर्धना। एंड दिस कारकोटा डायनास्टी traces their genealogy from one of the Naga clan or one of the Nags called Karkota Nag. वो कहां से थे? कारकोटा नाग एक नाग थे कश्मीर में। नहीं वही कारकोटास कहां से ओरिजिनेट हो गए? देखिए उसका कुछ पता नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि कारकोटास एक्चुअली कश्मीर के थे ही नहीं। हाँ कुछ वही मैं कहना चाहता हूं। उसमें थोड़ा सा अभी कंट्रोवर्सी, क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि जो दुर्लभवर्धन थे ये हुन्स का जो लास्ट रूल था बाल आदित्य, उसके टाइम पीरियड में हॉर्स फोर्डर की इंचार्ज थे, यानी जो घोड़ों का खान पान देखता था, जो अस्तबल देखता है, बिल्कुल उसके इंचार्ज थे। फिर हुआ क्या, उसकी बेटी थी, उसकी बेटी अनंगलेख। हाँ, तो बाल आदित्य जो था उसका कोई बेटा पैदा नहीं हुआ, फिर अनंगलेख थी। तो फिर बिकॉज ऑफ सम ब्राह्मणिकल प्रेडिक्शंस और जो प्रीस्ट प्रेडिक्शन की, तो फिर इसकी शादी दुर्लभवर्धन की अनंगलेख से हुई। ठीक है, देन आफ्टर इट वाज बिकॉज ऑफ दैट मैरिज दैट दुर्लभवर्धन वाज एबल टू carve out his own kingdom initially, later on empire which he borrowed from the Huns. Exactly. तो अब जो ये कारकोटास थे ये उस टाइम पे कश्मीर में आए जब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिसेंट्रलाइजेशन थी। लेकिन कारकोटास वे आर द ओनली पीपल, दे वांटेड कि वी विल नॉट कन्फाइन कश्मीर ओनली टू द स्टेटस ऑफ किंगडम, we will expand it again and we will re-establish the empire in the entire Indian subcontinent. तो उसके बाद हमें दुर्लभवर्धन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी मिलती है, उसके बाद सबसे अच्छे रूलर उनके जो थे ललित आदित्य मुक्तापीड। तो उनके बारे में बहुत बड़े बादशाह थे। उनके बारे में कलहन लिखते हैं चौथी तरंग के 66 श्लोक में, कहते हैं कि he was a सार्वभौम। सार्वभौम मीन्स अ यूनिवर्सल मोनार्क। ठीक, उसके बाद जयापीड़ा ने जो उनके ग्रैंडसन थे उससे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी स्टार्ट की। लेकिन इस टाइम पीरियड में हल्का फुल्का सा चेंज है रिलीजन को लेके। इस टाइम पीरियड में इनको अब चाहिए था कि अपना रूल कंसोलिडेट करे, क्योंकि इनकी एम्पायर पता है कहां से थी सर, अफगानिस्तान से लेके पूरे इंडिया को लेके, साउथ इंडिया को लेके श्रीलंका तक इनका पूरा एम्पायर था। अगर हम कलहन को देखते हैं, अगर कलहन के हिसाब से देखते, लेकिन कलहन के बहुत सारे अंदाजे शायद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उस पर डिबेट हो सकता है, बहुत गुंजाइश है, बहुत, क्योंकि स्पेशली पहले जो उसके 3 तरंग है उस पे खुद स्कॉलर्स लिखते कि वो उतने रिलायबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो उसके पास सोर्स था वो तो फोकलोर था, वो तो ओरल हिस्ट्री थी। तो दे नीड टू बी लुक्ड एट फ्रॉम ए वेरी क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। लेकिन इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि सर जो ये कारकोटास थे, अब इन्होंने जब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी स्टार्ट की, अब इनको इस सबसे बड़े एम्पायर पे कंसोलिडेट करना था, अपना मजबूती जमानी थी। और जो ललित आदित्य के टाइम पीरियड में सारा जो एम्पायर ऑपरेट हो रहा था ये परिहासपोरा से हो रहा है, जहां एक्चुअली आज का एसएसएम कॉलेज लोकेट है। एग्जैक्टली, एसएसएम कॉलेज के बिल्कुल पीछे आप देखोगे 3 बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल है, विहार, क्षेत्र एंड स्तूप। अच्छा, वहां से ऑपरेट करता था। लेकिन अब इसको ऐसा आइडियोलॉजिकल टूल चाहिए था विच विल वील्ड ऑल दीज पीपल टुगेदर who have the different social, economic, political and cultural backgrounds. तो उसके मुतालिक उन्होंने एक पुराणिक ब्राह्मणिज्म को सब्सक्राइब किया और उनके कोर्ट में ही ब्राह्मण से 2 पुराण लिखी। एक थी नीलमत पुराण जो दुर्लभवर्धन के कोर्ट में लिखी गई, एक और पुराण है जिसको हम विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहते हैं जो चंद्रपीठ के कोर्ट में लिखी गई। अब जो दोनों पुराण है ये किंग को कहते थे कि these are the books which actually help a king how to become the universal monarch and the version of Vaishnavism which these 2 texts, because एक स्कॉलर है रोलान इंडन के नाम से, अमेरिकन इंडोलॉजिस्ट है, उसने 15 साल विष्णु धर्मोत्तर पुराण पे काम किया। उनका चैप्टर ही इसी चीज को लेके कि कैसी इट वाज अ टेक्स्ट व्हिच हेल्प्ड कारकोटास टू carve out that universal idea of kingship। तो अब जो ये पुराण थे ये किंग्स को कहते थे कि यू हैव टू फॉलो a particular kind of Vaishnavism, that is a Panch Ratra Vaishnavism। अच्छा, yeah, so
अब जो ये कारकोतास का जो ऑफिशियल रिलीजन जो था, जो कारकोता रूलर्स खुद फॉलो रिलीजन करते थे, उसको हम टेक्निकल टर्म्स में, एकेडमिक टर्म्स से पांच रत्न वैष्णविज्म कहते हैं. दैट वाज वन. एंड दिस पांच रत्न वैष्णविज्म का जो पूरा मॉडल विष्णु धर्मोत्तर पुराण ने इनको दिया था, तो वो उनको कहते थे कि आपको यूनिवर्सल मोनार्क बनना है, यू हैव टू प्रमोट द पांच रत्न वैष्णविज्म, बट बाकी मजाहिब को भी आपको अकोमोडेट करना है. यू हैव टू असिमिलेट ऑल दीज रिलीजियस ट्रेडिशंस इनटू दिस पांच रत्न वैष्णविज्म. और आपको एक ऐसा टेंपल बनाना है कैपिटल में विच विल बी वेरी बिग, विच रिप्रेजेंट्स द पांच रत्न वैष्णविज्म. ठीक है, तो यहां पे वैष्णविज्म का. लेकिन उसके बाद जब हम ये तो थ्योरी में था, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण और नीलमत पुराण ने उनको बताया था. ये दोनों टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है इन ओरिजिनल फॉर्म. ओरिजिनल फॉर्म हमारे पास है, ओरिजिनल फॉर्म हमारे पास है. तो नीलमत पुराण का जो तो है ही, विष्णु धर्मोत्तर पुराण भी हमारे पास मौजूद. काफी लोगों ने इस पे काम किया है. मेरी जो सुपरवाइजर है जिनके साथ मैं काम करता हूँ JNU में, उनका नाम है प्रोफेसर पारुल दवे मुखर्जी. शी इज द डीन ऑफ आवर स्कूल एज वेल. उनका PhD ही विष्णु धर्मोत्तर पुराण से है, ऑक्सफोर्ड से. तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक सेक्शन है चित्र सूत्र, तो उस पे उनका PhD है एलेक्सिस सेंडरसन के अंडर, जिनकी मैं बात कर रहा था, ऑक्सफोर्ड से. तो हमारे मैनुस्क्रिप्ट काफी मौजूद है इस पे. लेकिन ये थ्योरी में बताया था विष्णु धर्मोत्तर पुराण. लेकिन प्रैक्टिस में क्या था, ये वो वक्त था कश्मीर में जब शैविज्म, वैदिक पौराणिक शैविज्म और बुद्धिज्म थोड़ा लोगों में अभी तक था. लेकिन जब हम मटेरियल कल्चर पढ़ते हैं ना कारकोतास का, दे वर मोर इंक्लूसिव in order to accommodate people. जब हम उनकी रिलीजियस हिस्ट्री को देखते हैं, स्पेशली फ्रॉम द मटेरियल पर्सपेक्टिव, हमें ज्यादा मटेरियल एविडेंस मिलते हैं बुद्धिज्म और वैष्णव शैविज्म के, न कि उतने वैष्णविज्म के. दो इन्होंने वैष्णविज्म के टेंपल्स बनाए. अब आप बोलोगे कैसे? सबसे पहला एग्जांपल सर, अगर हम देखेंगे विष्णु धर्मोत्तर के पुराण के लेंस से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पांच रत्न वैष्णवाइट स्ट्रक्चर्स होने चाहिए थे कैपिटल में, जो परिहासपुरा में है, ललित आदित्य की. लेकिन जो सबसे बड़े तीन स्ट्रक्चर्स हमें अब तक वहां पे मिले, दे आर नॉट affiliated to the Pancharatra Vaishnavism. They are affiliated to the Buddhism. You will still go behind the SSM college. There is a site. You will find the tallest three structures. That's a Vihar, Chaitya, and Stoop, which are Buddhism. Similarly, जिस पांचरत्न वैष्णविज्म टेंपल की बात की है, वो अभी हमें तक मिला नहीं. हालांकि और भी एक्सकेवेशन करने की जरूरत है. इसी तरीके से ललित आदित्य, डिस्पाइट बीइंग द फॉलोअर ऑफ द पांचरत्न वैष्णविज्म, सबसे ज्यादा टेंपल जो इसने 18 टेंपल एक जगह बनाए, वो सारे शैविज्म के थे. कौन से? नारानाग वाले. जब हम नारानाग जाते हैं, वहां पे हमें दो कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं. नीचे वाला कॉम्प्लेक्स जहां पे 12 टेंपल्स है, ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में 6 टेंपल्स है. ये हो गए 18 टोटल. ये 18 सारे के सारे शैवाइट है, न कि वैष्णवाइट. ठीक. तो इन्होंने बिसाइड्स दे वर इंक्लाइन टुवर्ड्स द पांचरत्न वैष्णविज्म, इन्होंने शैविज्म को भी सपोर्ट किया और इन्होंने बुद्धिज्म को भी सपोर्ट किया. हालांकि बुद्धिज्म वाज ऑन डिक्लाइनिंग फेज. फॉर एग्जांपल, जो दुर्लभ वर्धन था, उसने विष्णु टेंपल बनाया. लेकिन जो उसकी वाइफ थी अनंग लेक, उसने अनंग विहार बनाया बुद्धिस्ट के लिए. सिमिलरली इनके जो मिनिस्टर्स थे, बाकी जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी बुद्धिज्म को भी पैटर्नाइज किया, शैविज्म को भी पैटर्नाइज किया. दैट्स व्हाई दे वर एबल टू हैव द कंसल्टेशन ऑफ देयर रूल. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब है सर, जब हम कारकोटा पीरियड की बात करते हैं, जिसकी तरफ कम लोगों का, कम रिसर्च का इशारा जाता है या नजर जाती है, वो है most of the scholars or the existing historiography, when they talk about the Karkotas, they mainly talk about their political geography, their expansionist policy, their like उन्होंने कौन से regions को occupy किया. लेकिन one of the peculiar feature of the Karkota rule was that wherever they went, whatever regions they occupied, they brought the scholars from those regions to Kashmir. Okay. Or Kalhan tells us that scholars like Lalit Aditya, Muktapida or the Jayapida, they brought scholars in such a way to Kashmir as the wind brings with it all the blossom of those flowers. Kashmir point vanan ki it point hava shuna posh tharen pan sait anan. The same way Lalit Aditya and the Jayapida brought scholars to Kashmir. Okay? Now I'll tell you one example. Jayapida on the Lalit Aditya, the moment we are talking about their expansionist policy, how they brought the scholars. जब ललित आदित्य ने कन्नौज को ऑक्यूपाई किया, he brought all the poets, लाइब्रेरी भी, वो भी नहीं, जो यशोधर्मन जो वहां पे रूलर था, उसके जो पोइट्स थे, Baba Booty and others, he brought them to Kashmir. Same way when he occupied Kannauj, he brought one of the finest scholars of the Shaiva Tantra and the Rasa, he was Atri Gupta. And the same Atri Gupta is a grandfather of our great philosopher Abhinava Gupta. That's the one thing. When Jayapida came as a ruler, he also brought scholars to Kashmir, about whom Kalhana tells us that he brought so much
scholars to Kashmir from other regions, that there was dearth of scholars in the other regions. वहाँ पे scholars की कमी हो गई. And Kalhana not only refers him as a king, he refers him as a scholar king. On the one side he was a king, but on the other side he was an expert in the व्याकरण. What is व्याकरण? व्याकरण से ग्रामर इन संस्कृत. ग्रामर कोई काफी जानता. तो हारून साहब ये जो इन्होंने स्कॉलर्स लाए वहां से, जी सर. मतलब दादा ने भी लाए, उसके ग्रैंडसन ने भी लाए, जय पीड़े ने. जी जी. तो जब ये स्कॉलर्स यहाँ आए, मकसद क्या था और उस आउटपुट क्या रहा फिर? हाँ सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी मुतलिक मैं आज काफी रिसर्च खुद भी कर रहा हूँ. देखिए, मैं आपको उससे पहले एक मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दे देता हूँ ताकि उससे ये बात समझ आ जाए. जब हम न्याय स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं, जैसे इंडियन फिलोसफी में 6 आस्तिक स्कूल्स है, उनमें एक है न्याय लॉजिकल स्कूल. न्याय स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज that philosophical school which actually talks about how to conduct debates, what should be the method of debates, what should be the nature of debates. The Nyaya school of Indian philosophy actually talks about the debates are usually of 3 kinds. The first one is the Vitanda. Vitanda is that debate in which we will get into debate, but the endeavor of mine is to defeat you by one way or by other way, whether you are right or wrong. Yath is kashir pe vano jahlatish kare. Then another type of debate which the Nyaya school talks about is Jalp. Jalp is that debate in which I have to win by hook or by crook, whether you are right or wrong. But third kind of debate which the Nyaya school talks about is a Vada. Vad is a constructive dialogue in which we will get engaged into the debate, but the endeavor is not to defeat or win, but to reach the reality. But the Vada debate of Nyaya school of Indian philosophy is more oriented towards the logical debates. But we have one more term in the intellectual tradition of India, that is a Samvad. Samvad is again a constructive dialogue, but it not only incorporates in its fold the logical debates, but social debates, cultural debates, experiential debates. Now, when we are looking at the cultural history of early Kashmir, before the Karakotas, the debates which were happening here mainly, I am not saying entirely, mainly we are those Vad and we are those Vitanda and the Jalp. They were not constructive. But with the advent of the Karakotas, because they have to maintain the vast empire, so they encouraged those kinds of debates which were constructive in nature. We call that those Samvads. Now, when they patronized the Samvads, so what they did, they made Kashmir as an open space for all the religious intellectuals, be it the Buddhist, be it the Shaiva, or the Vaishnava, or the Tantra. Similarly, not only religious scholars who discussed the philosophy and theology, but non-religious debates were also being encouraged on the aesthetics, on the dramaturgy, on the poetry, on the language, on the grammar. So all these debates were happening in Kashmir. The endeavor was to make Kashmir not only as a political center of India, as they did in the expansionist policy, but intellectual nucleus as well. So they brought these scholars from diverse regions of the subcontinent or South Asia, so that they'll be able to contribute to Kashmir. They gave them agraharas, they gave them residential areas, they gave them other monetary benefits. And it was the same time under the Karakotas and finally under the Utpalas. Avantivarman did the same thing because he encouraged scholars. Kalhana tells us that he respected scholars so much that the vehicle which he was using, he allowed the scholars to use the same vehicles of same standard. So it was the same time period, 8th, 9th, 10th century, when Kashmir emerged as the highest seat of learning, which in the academic language is called as a Sharda Peetha. Why Sharda Peetha? Because in Hinduism, the goddess of knowledge is Saraswati. And Saraswati in Kashmir is called Sharda. And Peetha means center. So it was a center of the knowledge, and since the knowledge is assigned to the Saraswati ji or the Sharda ji, that's why it's called as Sharda Peetha. And this becomes clear with few examples. Now, before coming to the examples, I'll make you clear that I am not talking about a specific area of Kashmir which was a center of the knowledge production. For example, we have reference of Sharda Mandir. That was one of the symbols of the goddess Sharda. A temple was made. But entire Kashmir was called Sharda Peetha, or the center of the intellectual action. So there is no particular center that we term as Sharda Peeth. No. The moment we are talking about the Sharda temple, that is one of the representation. That was one of the temples being built in the honor of the Sharda. Sharda. Yeah, because
जो उसकी अभी आर्कियोलॉजिकल जो रिसर्च हुई है वो इस चीज को ये फाउंड, अभी ये चीजें उभर के नहीं आई कि वो नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी, वो जो है विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि उतना वहां पे मंदिर मिले अच्छे स्ट्रक्चर से। दैट वाज अ सिंबल ऑफ द शारदा पीठ, बिकॉज शारदा गॉडेस के ऑनर में वो टेम्पल वहां पे बनाया गया। इसी तरीके से कश्मीर व शारदा पीठ है इज नोन फ्रॉम दिस फैक्ट दैट द लैंग्वेज स्पेशलिस्ट ऑफ अर्ली कश्मीर they produced their own script to write Sanskrit called as शारदा स्क्रिप्ट, जो कश्मीर में 8वीं 9वीं शताब्दी में इंट्रोड्यूस हुआ, और फिर यही स्क्रिप्ट टेक्स्ट को लिखने में काम आया। इंस्क्रिप्शंस इसी लैंग्वेज में लिखी गई। इवन कि शारदा की इंस्क्रिप्शंस मैंने द्रास में भी पढ़े हैं। द्रास में एक जगह है तेस्पू के नाम से, वहां पे महायान बुद्धिज्म के कुछ हमें 6 स्कल्पचर्स मिलते हैं। वहां का जो इंस्क्रिप्शन है उसका वो शारदा में है। इसी तरीके से हमें रेफरेंस मिलती है कि लैंड ग्रांट्स यहाँ पे इसी में नोट किए जाते थे शारदा स्क्रिप्ट में, और इसकी हमें रेफरेंस हमें देते हैं इन 2 चीजों की। एक, कश्मीर वाज द सेंटर ऑफ लर्निंग, वो हमें खाली यहाँ की सोर्सेज से नहीं बल्कि किताबुल हिंद में अल बिरूनी लिखते हैं कि व्हेन आई केम to know about the Kashmir, though he have not come to Kashmir, he writes in 11th century there were 2 major centers of Indian learning. One was Banaras, another was Kashmir. And second thing, he refers Sharda script as a script of the Kashmiri people, and he don't use the term Sharda for that. He called that script as a Siddha Matrika for that. So Kashmir was an intellectual center. It was not only getting into debate and dialogue ऑफ द ओल्ड एग्जिस्टिंग जो डिस्कोर्सेस है, बल्कि इन्होंने नए डिस्कोर्स को जन्म दिया कश्मीर में। मैं उसके कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं, और ये बड़ी कंस्ट्रक्टिव वे में था, ये कोई वो लड़ाई झगड़े के वे में नहीं था, महरकुल स्टाइल नहीं था, नहीं महरकुल स्टाइल नहीं था। इट वाज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जैसे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ड्रामाटर्जी की जो सबसे पहली किताब है वो है भरत मुनि की नाट्य शास्त्र। ड्रामाटर्जी को लेके, पोइट्री को लेके या बाकी चीजों को लेके Bharat Muni talks about the 8 kind of rasas. Rasa theory is a big discourse, so I don't want to explain that here. लेकिन उस रसा थ्योरी पे डिबेट डेलिब्रेशन जब कश्मीर में हुए तो कश्मीरी स्कॉलर्स ने उसमें इनएडिकेसी पाई। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। Bharat Muni talks about one rasa as a Shringara rasa, which is a rasa of aesthetics or beauty or sometimes love. It has lot of कि जब हम फॉर एग्जाम्पल किसी दुल्हन को सजते देखते हैं, उसका श्रृंगार जो होता है, हम खुश हो जाते हैं, एक तरीके से फील आ जाता है, उसके श्रृंगार रस कहते हैं। इसी तरीके से अद्भुत रस, जब हम लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया करते हैं हम खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, तो अद्भुत फील हमारे आ जाता है। लेकिन कश्मीरी स्कॉलर्स ने इस पे डिबेट डेलिब्रेशन जब की, उन्होंने कहा ये श्रृंगार रस कहां से उठता है इंसान के दिल में, और अद्भुत रस कहां पे उतरता है। यानी अगर मैं अभी खुश हुआ किसी चीज को लेके, लेकिन मैं पहले किसी स्टेट में था ना, फिर उसके बाद कुछ मैंने देखा उसकी वजह से खुश हुआ, और फिर नॉर्मल हुआ, जो वो खुशी थी वो फिर कहां चली गई। तो कश्मीरी स्कॉलर्स ने स्पेशली 3 स्कॉलर्स है, एक का नाम है बट्टा उडुबट्टा, ही वाज द पोएट ड्यूरिंग द कोर्ट ऑफ द जयपीड़ा। उसके बाद एक स्कॉलर थे आनंदवर्धन, जो अवंती वर्मन के कोर्ट में थे, जिन्हें द्वानल लोग लिखी किताब। वो उन्होंने कहा कि ये 8 रसास कंप्लीट नहीं है, इनमें एक और रस अभी ऐड होना चाहिए, दैट इज शांत रस, रस ऑफ ट्रांक्विलिटी, रस ऑफ पीस, जहां से सारे रस उठते भी हैं और जहां पे सारे रस बैठते भी हैं। 9th रसा टू द एग्जिस्टिंग डिस्कोर्स ऑफ रसा ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज बीइंग एडेड बाय द स्कॉलर्स फ्रॉम कश्मीर ओनली। दैट्स वन एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल ये थी कि जब हम रिलीजन को लेके बात करते हैं, कश्मीरियों ने खाली रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने इस पर रीवर्क किया और उसका बेस्ट सिंथेसिस निकाला। जब अर्ली मिडिवल पीरियड में, स्पेशली इस टाइम पीरियड में, व्हेन द कश्मीरी स्कॉलर्स बिकेम फेमिलियर विद whatever the religious traditions were at that time in South Asia or the philosophical schools, we have references के सब फिलोसफी ये जानते थे, यहाँ पे सब फिलोसफी डिस्कस होती थी, सारे मज़ाहिब डिस्कस होते थे, सारी थियोलॉजी डिस्कस होती थी। उन सब का समझने के बाद, उस पर संवाद करने के बाद, इन्होंने नए रिलीजियस फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन को जन्मा, उसको हम आजकल के दौर में कश्मीर शैविज्म कहते हैं। या असल में उसका नाम कश्मीर शैविज्म है नहीं, कश्मीर शैविज्म उसका 19वीं शताब्दी का नाम दिया है एक बंगाली स्कॉलर थे जो यहाँ पे रिसर्च डिपार्टमेंट में डायरेक्टर थे, जगदीश चंद्र चैटर्जी। उन्होंने इसको कश्मीर शैविज्म दिया नाम, क्योंकि उन्होंने पहली किताब कश्मीर शैविज्म पे अंग्रेजी में लिखी, उसका नाम ही रखा कश्मीर शैविज्म। लेकिन जब हम इसकी शास्त्रों की बात करते हैं, किताबों की बात करते हैं, या तो इसका नाम आता है तर्कशास्त्र, या तो इसको कहते हैं प्रतिबिंब दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ रिकॉग्निशन।
या तो इसका नाम कुछ कहते हैं रहस्य संप्रदाय. रहस्य मीन्स विच इज मिस्टीरियस एंड संप्रदाय मीन्स ट्रेडिशन, बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट समटाइम्स इट इज कॉल्ड रहस्य संप्रदाय. और आज के टर्म में इसको हम तर्कशैव ट्रेडिशन कहते हैं. ठीक है. अब इससे आने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे दे देता हूं जो आपको अच्छे से समझाएगा सर की, जो एक्सप्लेन करेगा कि जो ये डिबेट्स होते थे बड़े कॉन्स्ट्रक्टिव थे. अगर ये इनको किसी के साथ इख्तलाफ भी था वो इख्तलाफ प्यार से डील करते थे. अब मैं एक स्कॉलर को पढ़ रहा था जो शंकर वर्मन, अवंती वर्मन के बाद जो उनका बेटा आया शंकर वर्मन, उनके कोर्ट में था. अब उस स्कॉलर के बारे में आपको कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देता हूं किस लेवल का स्कॉलर था. इस स्कॉलर का नाम है जयंत भट्ट. जयंत भट्ट न्याय फिलॉसफी का स्कॉलर था, जैसे हमने न्याय की बात की अभी. मैं अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले जेएनयू में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था जो इमैनुअल कांट पे थी, फिलॉसफी डिपार्टमेंट वालों ने की थी. उन्होंने स्पीकर को बुलाया था, एक कंटेम्पररी बहुत बड़ी स्कॉलर है अरिंदम चक्रवर्ती. पहले फॉरेन में पढ़ाते थे, अभी अशोका में प्रोफेसर है, बहुत फिलॉसफी को जानने वाले. उसका कांट पे बात हुई, अचानक वो आ गए न्याय स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी पे. मैं खुद इसका शाहिद हूं. उसने कहा कि अमंग ऑल द न्यायिका फिलोसोफर्स, जितने भी न्याय के फिलोसोफर्स मैंने पढ़े, सबसे नुआंस्ड, सबसे आर्गुमेंटेटिव अगर मेरे लाइफ में कोई देखा वो जयंत भट्ट है. एंड जयंत भट्ट कम्स फ्रॉम द 9th सेंचुरी कश्मीर. ठीक. अब ये उस मेल्यू में था जब यहां पे संवाद चल रहा था. एक तरीके से बुद्धिस्ट अपना डिस्कोर्स चला रहे थे, विज्ञानवाद बुद्धिज्म का. यहां से कश्मीर शैविज्म जो है तंत्र को ला रहे थे, प्रतिविज्ञ शास्त्र को ला रहे थे. यहां से बाकी न्याय था, मीमांसा था, या बाकी वैशिष्ट स्कूल जो था, शंकराचार्य भी इसी दौर में कश्मीर में आए, दो दैट इज डिबेटेबल. अब ये न्याय का प्रीचर था और इसको न्याय स्कूल को डिफेंड करना था विज़ हिज अपोनेंट्स. इसने एक किताब लिखी, उसका नाम है न्याय मंजरी, जो पूरे इंडियन डिस्कोर्स में भी बहुत फेमस है. अब मैं इसका संस्कृत मीनिंग बताता हूं इस न्याय मंजरी का इंग्लिश मीनिंग. न्याय मीन्स लॉजिक, न्याय मीन्स रीजन, मंजरी मीन्स बुके, फूलों का जो बुके होता है ना. सो ही इज राइटिंग अ बुक इन दैट संवादिक एटमॉस्फेयर विद द टाइटल बुके ऑफ लॉजिक. ही इज नॉट सेइंग द थ्रोन्स ऑफ लॉजिक. ये कहता है न्याय के फूल को देखो आप. See the title of the book itself tells us that कि how संवादिक the atmosphere was. So इसी टाइम पीरियड में जो है कश्मीरियों ने एक रिलीजियस फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन को जन्मा 9th सेंचुरी एडी में. उसको हम कश्मीर शैविज्म भी कहते हैं, प्रतिविज्ञ दर्शन भी कहते हैं, तर्कशैव ट्रेडिशन भी कहते हैं, और रहस्य संप्रदाय भी कहते हैं, और भी बहुत बहुत सारे कुछ नाम है. अब इसकी शुरुआत हो गई 9वीं शताब्दी में, यही अवंती वर्मन के टाइम पीरियड में. क्योंकि अब मैं एक चीज पूछूं, मैं यहाँ ये चीज, क्योंकि हम 3 चीजों की बात कर रहे हैं जी, एक शैविज्म, एक कश्मीरी शैविज्म या तंत्र जो आप जिसको आप कहते हैं, और दूसरा है वैष्णविज्म. ये फर्क क्या है, हम कैसे समझें? हाँ, देखिए मैं इसको आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ सर. इसी तरीके से अर्ली मिडिवल टाइम्स में तंत्र एक लिटरेरी ट्रेडिशन भी उभर के आ गया और तंत्र मिस्टिकल ट्रेडिशन भी था. ये बहुत तंत्र हम इस्तेमाल करते हैं टर्म लिटरेरी ट्रेडिशन के लिए, और मिस्टिकल ट्रेडिशन के लिए भी टर्म इस्तेमाल करते हैं. तो स्कॉलर्स कहते हैं तंत्र बोथ एज ए लिटरेरी ट्रेडिशन as well as a mystical tradition. It emerged in early medieval India from the forest tribes. ठीक. अब जब ये तंत्र इतना पॉपुलर हुआ अर्ली मिडिवल में, जब इसने एग्जिस्टिंग जो रिलीजियस लैंडस्केप थी साउथ एशिया की, तब when this tantra impacted the Buddhism, it gave birth to a new school of Buddhism called as a Vajrayana Buddhism or the Diamond Vehicle. So the Vajrayana school of Buddhism is a tantric Buddhism, क्योंकि इस पे तंत्र का इन्फ्लुएंस है. इसी तरीके से when tantra influenced the Brahmanical religion, it gave birth to the tantric Shaivism or tantric Shaiva traditions. There are various tantric Shaiva traditions. Or it gave birth to tantric Vaishnava tradition, or it gave birth to the Shakta tradition, जहां पे फेमिनाइन गॉडेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. तो ये तंत्र की बात है. अब इसी तरीके से जब हम शैविज्म की बात करते हैं, शैविज्म बहुत सारे प्रकार का था मौजूद साउथ एशिया में. पाशुपत की बात मैंने की, उसके बाद जो है वैदिक पौराणिक शैविज्म आया. लेकिन जब तंत्र ने शैविज्म को इंपैक्ट किया तो एक नया शैविज्म उभर के आया कश्मीर में, जिसको हम कश्मीर शैविज्म कहते हैं. जो हमारा कश्मीर शैविज्म ये वैदिक नहीं है, ये तंत्रिक है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वेदास के अपोजिट है. व्हाट आई मीन टू से इज इट respects the Vedas, but it says कि I am giving more authority to the tantra when it comes to the scriptural deliberations.
सो ये तंत्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो ये एक फर्क है इन चीजों में। तो ये जो वैष्णव स्ट्रीम है, हाँ, सो इस पर असर डाला तांत्रिक जी, तो उसकी वजह से तंत्रिक वैष्णव ट्रेडिशन एमर्ज आए इंडिया में हुए। तो जो कश्मीर में अवंती वर्मन के दौर में जो था वो यही, ये सब कारकोटास और उत्पलास टाइम पीरियड में था, स्पेशली शंकर वर्मन था, क्योंकि जयंत भट्ट शंकर वर्मन के टाइम ये कश्मीर एज एन इंटेलेक्चुअल सेंटर इसी टाइम पीरियड में उभर के आ गए। इसी टाइम पीरियड में कश्मीर को जो है शारदा पीठ कहते थे। तो ये जो इस ट्रेडिशन, ये जो सिंथेसिस जिसकी आप बात करें, इसमें रोल किस किस का था? अभिनव गुप्ता का? देखिए, सबसे पहले जो इस ट्रेडिशन की ऑफिशियल जो स्थापना जिसने की वो की आचार्य वसुगुप्त ने, क्योंकि जिन पे देखिए कश्मीर शैविज्म में भी कुछ किताबें जो है जो रिवील्ड है, कुछ रिटन है। इसी तरीके से कश्मीर शैविज्म 92 तंत्रों को मानता है। 92 तंत्रों में से ये 64 तंत्रों को ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है। वो 64 तंत्र जो नॉन डुअलिटी की फिलॉसफी प्रीच करते हैं, जो ये कहते हैं कि यूनिवर्स एंड अल्टीमेट रियलिटी और गॉड दे आर वन। तो कश्मीर शैविज्म की स्टार्टिंग होती है, कहते हैं कि जो इसकी बेसिक फाउंडेशन स्क्रिप्चर है उसको हम शिव सूत्र कहते हैं। ये एक्चुअली 77 सूत्र थे जो लॉर्ड शिवा ने अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वसुगुप्त जी पे नाजिल किए, तो फिर इनको सबको क्लब करके शिव सूत्र हम कहते हैं। तो ये वहां से स्टार्ट हो गया। उसके बाद अब जो ये सूत्र थे ना वसुगुप्त जी के, ये बड़े कंडेंस्ड थे, क्योंकि इनको बंदा समझ ही नहीं सकता था विदाउट एक्सप्लेनेशन। आई विल गिव यू लाइक 3-4 एग्जांपल्स। पहला सूत्र जो है शिव सूत्र का वो है चैतन्यम आत्मा, कॉन्शियसनेस इज द सोल। इसका क्या मतलब, हमें कुछ समझ आएगा? नहीं। दूसरा है ज्ञानम बंधः, कि नॉलेज इज बॉन्डेज। कौन सी नॉलेज, पता ही नहीं। एक सूत्र है उद्यम भैरवः, एक सूत्र है जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेद तुर्य भोग शांभव। अच्छा, सेकंड सूत्र में कहते ज्ञानम बंधः, नॉलेज इज बॉन्डेज। उसके बाद 5th 6th सूत्र में शायद ये कहते हैं, 5th या 6th सूत्र है ज्ञानम जागृत, नॉलेज इज अवेकनिंग। अब इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि एक जगह ये कहता है कि नॉलेज बॉन्डेज है, एक जगह कहता है नॉलेज इज अवेकनिंग। नाउ दे वी आर लाइक कंडेंस्ड सूत्रास। फिर इस पे कमेंट्रीज लिखी गई, जैसे भट्ट कल्लड़ जी जो उनके स्टूडेंट थे, उसने एक कमेंट्री लिखी शिव सूत्र पे। और सबसे फाइनेस्ट कमेंट्री जो मैंने पाई वो लिखी है शेमराज जी ने। शेमराज जी अभिनव गुप्त जी के स्टूडेंट थे, उनकी जो कमेंट्री वो शिव सूत्र विमर्शिनी। तो अब इस एस्पेक्ट को लोगों ने इस तरीके से एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। यह था इसका बेसिक थियोलॉजिकल और मेथोडोलॉजिकल जो साइड था। इसी तरीके से जो इसका फिलोसॉफिकल साइड था, इसकी फिलोसफी को हम कहते हैं प्रत्यभिज्ञ दर्शन, द फिलोसफी ऑफ रिकॉग्निशन। प्रत्यभिज्ञान मीन्स रिकॉग्निशन एंड दर्शन इन इंडिक ट्रेडिशंस मीन्स फिलोसफी। अदरवाइज दर्शन इन लिटर मीन्स द पर्सपेक्टिव, बट इन इंडिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन वी यूज द टर्म दर्शन फॉर फिलोसफी। अब जो इसका प्योर फिलोसॉफिकल साइड था, जो नॉन ड्यूअल फिलोसफी प्रीच कर रहा था, उस पर सबसे किताब पहले लिखी गई सोमानंद जी ने, जिसको हम शिवा दृष्टि कहते हैं, विच इज अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ शिवा। लेकिन वो टेक्स्ट उतनी पॉपुलर हो नहीं पाई, क्योंकि उस टेक्स्ट में ज्यादातर जो पोर्शन वो डील करता है इन रेफ्यूटेशन विद द विज्ञानवाद, बुद्धिज्म और अदर फिलोसॉफिकल स्कूल्स, एंड दैट टेक्स्ट लेस डील्स विद व्हाट आर द फिलोसॉफिकल नुआंसेस ऑफ दिस ट्रेडिशन। लेकिन उनके स्टूडेंट जो थे सोमानंद जी के, उनका नाम था उत्पल देव। उत्पल देव जी ने सबसे पहली नुआंसिक टेक्स्ट इस पे लिखी फिलोसॉफिकल, और जिस किताब से इस ट्रेडिशन की फिलोसफी का नाम ही पड़ा प्रत्यभिज्ञ दर्शन, उस किताब का नाम है, उत्पल देव जी किताब का नाम है ईश्वर प्रत्यभिज्ञ कारिका, द वर्सेस ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ लॉर्ड। अब जो ये प्रत्यभिज्ञान का ये लफ्ज जो है, इसी पे इस ट्रेडिशन को प्रत्यभिज्ञ दर्शन कहते थे। अब ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट इतनी कॉम्प्लेक्स थी, उसके अपने स्टूडेंट्स, अपने सन ने कहा कि हम इसको समझ नहीं पाते। फिर उत्पल देव जी ने अपनी किताब पे खुद ही कमेंट्री लिखी, वृत्ति हम कमेंट्री को कहते हैं। फिर भी ये बहुत कॉम्प्लेक्स थी। फिर जब अभिनव गुप्त जी तक के ट्रेडिशन आया, उसने 2 कमेंट्रीज और लिखी। एक लिखी उत्पल देव जी के डायरेक्ट टेक्स्ट पे, उत्पल देव जी के टेक्स्ट जो था उसका नाम था ईश्वर प्रत्यभिज्ञ कारिका। अब जो उस पे कमेंट्री लिखी अभिनव गुप्त जी ने डायरेक्ट टेक्स्ट पे, उसका नाम था ईश्वर प्रत्यभिज्ञ कारिका विमर्शिनी। इसी तरीके से उत्पल देव जी ने लिखी थी वृत्ति, ईश्वर प्रत्यभिज्ञ कारिका वृत्ति, विच वाज कमेंट्री। उस पे एक और कमेंट्री लिखी अभिनव गुप्त जी ने, ईश्वर प्रत्यभिज्ञ कारिका विवृत्ति विमर्शिनी, तो फर्दर एक्सपैंड किया। इसी तरीके से अभिनव गुप्त जी ने क्या किया काम, जो इनका सबसे बड़ा रोल ये था, इससे काफी सारी चीजों को सिंथेसाइज किया। कैसे किया? कश्मीर शैविज्म तंत्र को ज्यादा महत्वपूर्ण देता था और वेद को उतना महत्वपूर्ण देता, लेकिन अभिनव गुप्त जी इज अ फर्स्ट स्कॉलर इन माय अंडरस्टैंडिंग, सिंस आई हैव रेड हिज लाइक तंत्रलोका। ही इज अ पर्सन हु एक्चुअली ट्राइड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द वैदिक एंड तंत्रिक ट्रेडिशंस।
when he is writing Tantra Lok, he not only refers the Tantra, he also refers the Ved. He also talks about the Ved of like importance of the Ved. लेकिन ये उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हैं जो सोमानंद जी ने स्टार्ट किया, जो उत्पल देवी जी ने स्टार्ट किया फिलोसॉफिकल साइड से, अब ये भी करा, क्योंकि अपनी किताब में ही लिखते, जो इसने विवृत्ति लिखी है कमेंट्री, उसमें ये लिखते हैं खुद ही, पहले कहते हैं कि श्री सोमानंदनाथ विज्ञान प्रतिबिंबकम, कि वट एवर आई एम राइटिंग और रीडिंग, दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द विज्ञान और द कॉन्शियसनेस और द डिस्कोर्स ऑफ द सोमानंद जी. ही मीन्स कि जो उत्पल देव जी की जो मैं किताब पढ़ रहा हूं, ये रिफ्लेक्शन है किस चीज की, जो डिस्कोर्स सोमानंद जी ने खुद लिखा था. तो एक चीज, इसने वैदिक और तांत्रिक स्ट्रीम से गैप फिल की है. दूसरा, अभिनव गुप्त जी ऑल्सो लेफ्ट अ वेरी ग्रेट स्कोप फॉर द रिचुअल्स, क्योंकि अब पूरा फिलोसॉफिकल था. इसी तरीके से जब ये फिलोसॉफी चल रही थी, एंड फिलोसफी आम बंदा नहीं समझ सकता था. हम क्या किसी लाल चौक के घड़ी के दुकानदार को फिलोसफी बताना स्टार्ट कर देंगे? वो तो वहां से डांटेगा ऑब्वियसली. तो अभिनव गुप्त जी व्हाट ही डिड, सेकंड थिंग वाज कि ही एक्चुअली ट्राइड टू ब्रिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिचुअल्स, बट ही सेज रिचुअल्स आर इंपॉर्टेंट टू सम एक्सटेंट, दे आर नॉट लाइक द मोमेंट यू गो हायर एंड हायर टू अल्टीमेट रियलिटी, तो रिचुअल्स की कोई उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती नहीं है. इन इस तंत्र लोक मोर देन 2600 वर्सेस ही डिवोटेड टू रिचुअल्स. ये उसका दूसरा चीज है, क्योंकि इसने आम लोगों को भी ये चीज. तीसरा चीज ये था, जो मैंने उसकी किताब पढ़ी, ही मॉडर्न डे में ही इज अ वेरी स्कॉलरली. उसका क्या मतलब है, जैसे आजकल हम रिसर्च करते हैं, हमारे रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बात कहेंगे उसके रेफरेंसेस होनी चाहिए. हिस्ट्री में हमें सिखाया जाता है कि रेफरेंस के बगैर हिस्ट्री, दैट्स वेयर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फिक्शन एंड द हिस्ट्री लाइज. फिक्शन में कुछ भी लिख सकते हो. अभिनव गुप्त जी का क्या था, व्हेन अभिनव गुप्त जी एक्चुअली डेवलप्स अ नॉन ड्यूअल फिलॉसफी, when he talks about the God is formless, उसकी कोई फॉर्म, ये वही बोलेगा कि this is what the विज्ञान भैरव तंत्र talks about. भी खुद नहीं ये वही रेफर करेगा विज्ञान भैरव तंत्र को. when he talks about something different, किसी और एस्पेक्ट लेके ये बोलेगा this is what the रुद्र यामल तंत्र talks about. जब ये किसी और पे बात की, this is what the मतंग talks about. तो इसी तरीके से ये पूरी रेफरेंस वहां पे देता है. लेकिन जब हम कश्मीर शैविज्म को हम देखते हैं अभिनव गुप्त जी तक या उसके बाद का, ये बहुत कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि इट वाज कन्फाइंड टू द इंटेलेक्चुअल क्लास. क्योंकि उसके मैं आपको दलील दे देता हूं आगे, ये ज्यादा मास ट्रेडिशन तब बन नहीं पाया. अब ये इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन क्यों था तब? अभिनव गुप्त जी के स्टूडेंट जब आते हैं क्षेमराज जी, उनकी जो किताब एक तो उन्होंने लिखी शिव सूत्र पे कमेंट्री, जो मैंने आपको बताया शिव सूत्र विमर्शिनी, एक उन्होंने इसी प्रतिबिंबी फिलॉसफी पे किताब लिखी, जस्ट बेस्ड ऑन 20 सूत्रास, 20 श्लोकों पे वो आधारित है. उसका नाम है प्रतिबिज्ञ हृदयम. प्रतिबिज्ञान मीन्स रिकॉग्निशन, हृदय मीन्स हार्ट. ही मेंट बाय सेइंग रिकॉग्निशन ऑफ हार्ट. इन द वेरी इंसेप्शन ऑफ दैट टेक्स्ट, he clearly mentions that I am writing this text for those people who could not put their efforts for the studies. What kind of studies? Studies in logic and dialectics. क्योंकि फिलॉसफी समझने के लिए आपको लॉजिक भी समझना होगा, डायलेक्टिक्स भी समझना होगा. लेकिन वो कहते हैं कुछ दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम लॉजिक को डायलेक्टिक्स को समझे. जब वो लॉजिक को डायलेक्टिक्स को नहीं समझते हैं, वो फिलॉसफी को नहीं पढ़ पाएंगे. तो क्षेमराज जी कहते हैं अब मैंने उन्हीं के लिए सिंपल किताब लिखी है जो लॉजिक और डायलेक्टिक्स में ट्रेन नहीं. इट मींस कि इट वाज अ कन्फाइंड टू. लेकिन उस टाइम उसके काफी सारे रीजंस थे कि कश्मीर शैविज्म फिर मास ट्रेडिशन तब नहीं बना. फिर 14th century AD में हमारी सेंट पोइटस आई, जिनको हम ललदत कहते हैं. सो ललदत, व्हाट ललदत did, she brought this intellectual tradition down to the common masses through her poetry as she used poetry as a medium and in the Kashmiri language. So whatever was there in the scriptures of like Kashmir Shaivism in the Sanskrit, she vernacularized it in the Sanskrit. I'll give you some 2-3 examples. जैसे मैंने कश्मीर शैविज्म का एक आपको बताया कि सबसे पहला सूत्र जो है चैतन्यम आत्मा, उसका मतलब है कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस ये कहते हैं अल्टीमेट रियलिटी को, जिसको आप गॉड कहिए, अल्लाह कहे. इज द आत्मा, इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, कि वट एवर एग्जिस्ट्स दैट इज एक्चुअली द गॉड. यही बात ललदत ने कही कश्मीरी में. युद्ध गयस तति ओ सुई, तति डूठो मूल सुई, कनस छिनित वूल सुई, सुई है सुई तो बेको सुई. यानी जहां भी मैंने गई वहां मैंने उसको पाया. और इवन कि कहा मैंने पाया, जब ये एयर लोब्स जब कट जाते हैं एक बुजुर्ग लेडी के, उनमें गैप आ जाती है, उन एयर लोब्स के गैप में भी मैंने
ऊपर वाले को देखा है, ये लल दत्त कहती है। इसी तरीके से कश्मीर शेयरिज्म कहता है कि आपको यज्ञ करने की जरूरत नहीं, आपको अंतर भगवान ढूंढना होगा। तो लल दत्त यही कहती है कि गोरन वोनम कुनै वचुन नेबरै दोबनम अंदर अचुन सुई में लैल गो वाक तय वचुन तबै मे होत नंगे नचुन। माय गुरु gave me only one guru shabdata. Lala, do you really want to find a god? I said, yes, Guruji. Then he suggested me, try to move within from without. Once I applied his theory, it created chaos in me. And I began to wander in a naked reality. तो आखिर में इस नॉलेज कन्वर्सेशन के आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि आपके जो क्योंकि आप एक ऐसी सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें आपको संस्कृत, हिंदी जानना ज़रूरी है, अंग्रेजी तो है ही है, उर्दू तो अपनी अपनी ज़ुबान ही है, कश्मीरी तो आप मदर टंग है, लेकिन क्या आपने संस्कृत भी पढ़ा है और हिंदी भी पढ़ा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने हिंदी भी पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ा है, बट आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑफ लैंग्वेज। मुझे बेसिक इन जबानों का ज्ञान है, तभी जाके मैं थोड़ा सा इस टॉपिक के साथ जस्टिस कर पाए, क्योंकि एक साथ आप काफ़ी चीज़ें नहीं कर पाते हो। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, तो आई हैव बीन विद अ लॉट ऑफ टीचर्स इन द लॉट ऑफ लाइक स्पेसेस जहाँ पे हिंदी को भी मैंने सीखा और संस्कृत को भी मैंने सीखा, इतना सीखा कि मैं जस्टिस कर पाऊँ, और अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। तो लैंग्वेज के बारे में आई एम नॉट एक्सपर्ट इन द लैंग्वेज, सो अभी मैं सीख ही रहा हूँ। आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू डेवलप इट फर्दर टू द। शारदा भी समझते हैं? नहीं, शारदा नहीं समझता, शारदा स्क्रिप्ट नहीं समझता, देवनागरी में समझता हूँ, देवनागरी समझता हूँ। तो खैर, ये थी हमारी आज की मुलाकात। आज मतलब बहुत ही एनलाइटनिंग इस हिसाब से कि ये जो शविज़्म है, कश्मीरी शविज़्म है, या आपके इसके बेसिक खदखाल जो हैं वो हारून साहब ने आपको समझाए, और कोशिश करेंगे कि जो हिंदू पीरियड था और काफ़ी लंबा चला, तो उसके जो नशीब फराज रहे, मज़हब एक पैरामीटर है, फेथ एक पैरामीटर है किसी सोसाइटी के मखसूस दौर को देखने के लिए, गवर्नेंस अलग चीज़ है, सियासत अलग चीज़ है, और सोशल जो सोसाइटी और सोसाइटल प्रैक्टिसेस अलग कहानी है। तो वो भी आने वाली किस्तों में देख लेंगे। हम डॉक्टर हारून का बहुत मशकूर हैं, तो हम आपके भी मशकूर हैं। हमें लिखिएगा कि आपके बहुत सारे कुछ सवाल भी हो सकते हैं जिनके जवाब आपको ना मिले होंगे, या हमें ये लिखिए कि आप क्या चाहते हैं हिस्ट्री टॉक से जो हम शायद आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम आपके बहुत ही मशकूर हैं, और आपके थैंक यू सो मच।